मेरा 8 महीने का बच्चा बहुत भूखा था, पर भाभी को ना तो उस पर तरस आ रहा था, ना मुझ पर। अपने बच्चे को भूख से बिलखता देख मुझसे रहा ना गया, तो मैंने जल्दबाजी में अपनी एक सहेली को मैसेज कर दिया। भाभी मजाक उड़ाकर बोली, "हम्म, कोई नहीं आएगा तेरी मदद के लिए।" तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। भाभी ने दरवाज़ा खोला, तो वो थर-थर काँपने लगी, क्योंकि सामने कई सारी गाड़ियों के साथ सिक्योरिटी गार्ड्स। मेरा नाम सिमरन है और मैं अपने पापा की इकलौती बेटी थी। मेरा एक भाई भी था, जिसकी इन दिनों शादी की बातें चल रही थी। हमारी माँ इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन पापा जिंदा थे और वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। शायद माँ की कमी पूरी करने के लिए वो मुझे ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी भी देते थे। मेरी हर इच्छा पूरी की जाती थी और मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी गई थी। मेरी एक बहुत खास दोस्त थी, जिसका नाम संजना था। वो एक बहुत अमीर परिवार से थी। उसका रहन-सहन, उसकी बातें और उसके शौक सब कुछ आम लोगों से अलग थे। उसके पास पैसों की कभी कमी नहीं होती थी। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी और अक्सर हम दोनों साथ घूमने-फिरने जाया करते थे। एक दिन उसने मुझे फ़ोन किया और बड़े ही उत्साह से कहने लगी कि एक नया कैफ़े खुला है, जो बहुत फ़ेमस हो रहा है। चलो, वहाँ पर कॉफ़ी पीने चलते हैं, लेकिन अच्छे से तैयार होकर आना। मैंने हँसते हुए कहा कि ठीक है। उस दिन मैंने खास तौर पर तैयारी की, अच्छे कपड़े पहने और खुद को आईने में कई बार देखा। फिर मैं संजना के साथ उस नए कैफ़े में पहुँच गई। वो जगह सच में बहुत खूबसूरत थी। शीशे की बड़ी-बड़ी दीवारें थीं, हल्का संगीत चल रहा था, कॉफ़ी की खुशबू पूरे हॉल में फैली हुई थी। लोग अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ बैठे हुए थे। हम भी एक मेज़ पर जाकर बैठ गए और कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया। मैं कभी इधर-उधर देखती और कभी संजना से बातें करती रही। अचानक मेरी नज़र सामने की तरफ गई। वहाँ एक लड़का बैठा हुआ था। पहले तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ देर बाद महसूस हुआ कि वो लगातार मेरी तरफ ही देख रहा था। मैंने नज़रें हटा ली, लेकिन जब दोबारा देखा तो वो अभी भी मुझे ही देख रहा था। मैंने परेशान होकर संजना से कहा कि वो लड़का बार-बार मुझे देख रहा है। संजना ने लापरवाही से उस तरफ देखे बिना ही कहा कि तुम्हें गलतफहमी हो रही होगी, वो तुम्हें नहीं देख रहा होगा। मैंने तुरंत जवाब दिया कि नहीं, मैं जानती हूँ, वो मुझे ही देख रहा है। इस बार संजना ने ठीक से उस तरफ देखा। जैसे ही उसने देखा तो उस लड़के ने हल्का सा हाथ उठाकर मेरी तरफ इशारा कर दिया। संजना तुरंत हंस पड़ी। अरे हाँ, ये तो सच में तुम्हें देख रहा है। लगता है तुम्हारा दीवाना हो गया है। मैंने मुंह बनाया और कहा कि मुझे क्या लेना देना है इससे। हम फिर अपनी बातों में लग गए, लेकिन कुछ देर बाद एक और लड़का अपनी जगह से उठा और सीधा हमारे पास आ गया। वो बहुत शालीन तरीके से खड़ा हुआ और बोला कि मुझे माफ़ कीजिएगा। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा कि क्या मतलब? आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? उसने एक पल के लिए सामने बैठे लड़के की तरफ देखा और फिर बोला कि जो सामने बैठा है, उसका नाम उदय है। उसने मेरे साथ शर्त लगाई है कि वो आपको अपनी गर्लफ्रेंड बना लेगा। ये सुनते ही मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो लड़का आगे बोला कि मैं ऐसी हरकतों में शामिल नहीं होना चाहता, क्योंकि मैं खुद को बुरा इंसान नहीं मानता। इसलिए मैंने सोचा कि आपको सच बता दूं। उसने मेरे साथ 15,000 रुपए की शर्त लगाई है। उसकी बात खत्म हुई तो मुझे लगा जैसे मेरे अंदर आग लग गई हो। इस उम्र में इंसान को अपनी इज्जत और अपनी अहमियत का बहुत एहसास होता है। मुझे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई कि किसी ने मुझे शर्त का हिस्सा समझ लिया था। मैं तुरंत अपनी कुर्सी से उठी और तेज कदमों से उस लड़के उदय के पास पहुंच गई। वो आराम से बैठा हुआ था। मैंने गुस्से में कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? आसपास बैठे कई लोगों की नजरें हमारी तरफ उठ गईं। उदय ने मेरी तरफ देखा, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। मैं लगातार उसे सुनाती रही, सब लोगों के सामने उसकी खूब बेइज्जती की। उस समय मेरा गुस्सा चरम पर था और मुझे किसी की परवाह नहीं थी। जब मैं वापस अपनी मेज पर आई तो वो दूसरा लड़का चुपचाप खड़ा था। उसने अपना नाम राज बताया। कुछ देर के बाद हम कैफे से निकले तो अचानक मौसम बदल गया। काले बादल आ गए और तेज बारिश शुरू हो गई। सड़क पर पानी भरने लगा। हमने कई बार टैक्सी और ऑटो रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई गाड़ी हमारी तरफ नहीं आ रही थी। ऐसे में राज ने कहा कि अगर आप चाहें तो मैं
आप दोनों को रास्ते में छोड़ सकता हूँ। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर उसकी बात मान ली। रास्ते भर वो बहुत अच्छे तरीके से बात करता रहा। ना उसने कोई फालतू बात की और ना ही कोई ऐसी हरकत की जिससे हमें असहज महसूस हो। उसने हमें सुरक्षित तरीके से घर पहुंचाया और फिर खुद चला गया। घर वापस आने के बाद ना जाने क्यों बार-बार राज का ख़्याल मेरे मन में आ रहा था। मैं सोच रही थी कि वो कितना अच्छा लड़का था। अगर वो चाहता तो चुप रह सकता था, लेकिन उसने सच बताना ज़रूरी समझा। फिर मुश्किल समय में हमारी मदद भी की और हमें घर तक छोड़कर गया। उस दिन पहली बार मुझे गहराई से महसूस हुआ कि इस दुनिया में एक ही समय पर दो तरह के लोग मौजूद होते हैं। कुछ ऐसे जो दूसरों की इज्जत को खेल समझते हैं और कुछ ऐसे जो बिना किसी मतलब के दूसरों की मदद करते हैं। शायद इसी वजह से उस दिन के बाद मेरे मन में राज की एक अच्छी छवि हमेशा के लिए बन गई। उस घटना के कुछ दिन बाद मेरी जिंदगी फिर से सामान्य हो गई थी। मैंने सोचा था कि शायद अब ना उदय दोबारा मेरे सामने आएगा और ना ही उस बात का कोई जिक्र होगा। लेकिन एक शाम अचानक मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया। मैंने फ़ोन उठाकर देखा तो मैसेज उदय का ही था। उसने लिखा था कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं बुरा लड़का नहीं हूँ। आप मुझे अच्छी लगती हैं और मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। उसका मैसेज पढ़ते ही मुझे फिर से गुस्सा आ गया। मेरे मन में तुरंत वही कैफ़े वाली घटना घूम गई। मैंने बिना सोचे समझे उसे जवाब देना शुरू कर दिया। मैंने लिखा कि तुम जैसे लड़कों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जिन लड़कियों को तुम शर्त जीतने का जरिया समझते हो, उनसे मुझे कोई बात नहीं करनी। मैंने उसे कई सख्त बातें सुनाईं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने जवाब में कोई बदतमीजी नहीं की। उसने लिखा कि आप गलत समझ रही हैं। मुझे सच में आप पसंद हैं। अगर आप कहें तो मैं आपके घर रिश्ता भी भेज सकता हूँ। मैं उसका जवाब मैसेज पढ़कर हंसने लगी। मैंने जवाब दिया कि तुम्हारा रिश्ता मेरे घर में कभी भी स्वीकार नहीं होगा। उसने फिर लिखा कि मेरा सोचना था कि पहले हमारी दोस्ती हो जाएगी, हम एक दूसरे को जान लेंगे, उसके बाद मैं रिश्ता भेजूंगा। लेकिन अगर आपको ये ठीक नहीं लगता तो मैं सीधे रिश्ता भेज देता हूँ। फिर आपके घर वाले जो फैसला करेंगे वही मान लूंगा। उसकी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने तुरंत लिखा कि गलती से भी मेरे घर पर रिश्ता मत भेजना, क्योंकि मैं साफ मना कर दूंगी। उसने पूछा कि मुझे जाने बिना ऐसे कैसे कर सकती हैं आप? मैंने जवाब दिया कि मैं ऐसा ही करूंगी। मैं तुम्हें जान चुकी हूँ। तुम बहुत चालाक इंसान हो। उसके बाद मैंने उसके किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा था कि शायद अब वो भी चुप हो जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद सच में उसका रिश्ता हमारे घर आ गया। जिस दिन ये बात घर में हुई, मैंने तुरंत अपने पापा और भाई को सब कुछ बता दिया। कैफे वाली घटना भी और उसकी शर्त वाली बात भी। मेरे भाई के चेहरे के हाव भाव तुरंत बदल गए। पापा चुपचाप मेरी बात सुनते रहे। जब मैंने पूरी बात बता दी तो पापा ने साफ शब्दों में कहा कि हम अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से नहीं करेंगे। मेरे भाई ने भी तुरंत उनकी बात का समर्थन किया। मुझे खुद भी उस रिश्ते में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। मैंने भी साफ मना कर दिया। उसके बाद वो मामला वहीं खत्म हो गया। देखते ही देखते समय गुजरता चला गया। मेरे भाई की शादी हो गई। घर में खुशियों का माहौल था। मेरी भाभी पहली बार दुल्हन बनकर घर आई तो पूरा घर जैसे रोशनी से भर गया। पापा की आंखों में भी खुशी साफ नजर आती थी, लेकिन उनकी सेहत अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो अक्सर बीमार रहने लगे थे। कभी दवा का समय होता तो कभी डॉक्टर के पास जाना पड़ता। मैं ज्यादातर घर और परिवार के कामों में व्यस्त रहने लगी थी। उन्हीं दिनों एक दो बार ऐसा हुआ कि मैं बाजार गई तो अचानक राज दिखाई दे गया। पहली बार वो दूर से गुजरता हुआ नजर आया। मैंने बस एक नज़र देखा और आगे बढ़ गई, लेकिन पता नहीं क्यों लौटते समय उसका ख्याल मन में आता रहा। फिर एक दिन मोहल्ले की गली में भी वो दिखाई दिया। इस बार मैंने अपनी दोस्त नीलम से उसका जिक्र किया। नीलम ने हैरानी से कहा कि तुम्हें नहीं पता, ये तो हमारे ही मोहल्ले में रहता है। मैं कुछ पल के लिए चुप रह गई। पता नहीं क्यों ये बात जानने के बाद राज का ख्याल मेरे मन में और ज्यादा आने लगा। मैं खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती, लेकिन कभी उसकी सादगी याद आती और कभी वो दिन याद आता जब बारिश में उसने हमारी मदद की थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ। कई बार मैंने खुद को समझाया कि ये सब बेकार की बातें हैं, लेकिन उसका ख्याल दिल और दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं लेता था।
इसी तरह करीब 4 महीने गुजर गए। एक दिन घर में अचानक मेरे रिश्ते की बात शुरू हुई। मैं अपने कमरे में बैठी थी, तभी भाभी मुस्कुराते हुए मेरे पास आईं। उन्होंने कहा, सिमरन, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। मैंने हमेशा की तरह ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन जब उन्होंने लड़के का नाम बताया तो मैं हैरानी से उनका चेहरा देखने लगी। वो राज था। कुछ पल के लिए मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। वही राज जिसके बारे में मैं पिछले कई महीनों से सोचती रही थी। मैंने तुरंत हाँ कर दी। घर वालों को भी ये रिश्ता पसंद आ गया और कुछ ही समय बाद हमारी सगाई और फिर शादी तय हो गई। शादी का दिन आया तो पूरा घर रोशनी से सजा हुआ था। रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था। हर तरफ खुशियों की आवाजें थीं। मैं दुल्हन बनकर अपने कमरे में बैठी थी और दिल लगातार धड़क रहा था। बार बार यही ख्याल आ रहा था कि आज के बाद मेरी जिंदगी एक नए सफर में कदम रखने वाली है। दूसरी तरफ राज भी बहुत खुश था। ये बात उसके चेहरे से साफ नजर आ रही थी। जब हमारी शादी हुई तो मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी का एक खूबसूरत अध्याय शुरू हो गया है। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, इसलिए हमारे दिलों में आने वाले कल के बहुत सारे सपने थे। हमें यकीन था कि जब दो लोग एक दूसरे को चाहते हों तो उनकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरती है। उस समय हमें लगता था कि आने वाले दिन सिर्फ खुशियों से भरे होंगे और हमारा प्यार हर मुश्किल को आसान बना देगा। सच में, शादी के शुरुआती दिन मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। मैं हर सुबह खुशी के साथ उठती और हर रात सुकून के साथ सोती। मुझे लगता था कि मैंने जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला किया है। राज मेरा बहुत ख्याल रखता था। मेरी हर छोटी बड़ी बात को महत्व देता था। अगर मैं थोड़ी सी भी बीमार हो जाती तो वो परेशान हो जाता। अगर मैं किसी चीज की इच्छा करती तो वो उसे पूरा करने की कोशिश करता। मुझे लगता था कि शायद हर लड़की को ऐसा ही पति मिलना चाहिए। फिर भगवान ने मुझ पर एक और कृपा की। शादी के पहले ही साल मुझे पता चला कि मैं मां बनने वाली हूँ। इस खबर ने हमारी खुशियों को और बढ़ा दिया। मैं अपने आने वाले बच्चे के सपने देखने लगी। कभी उसके कपड़ों के बारे में सोचती और कभी उसके नाम के बारे में। राज भी उस समय बहुत खुश दिखाई देता था। मैंने उदय के बारे में दोबारा कभी नहीं सोचा। मेरे लिए वो कहानी बहुत पहले खत्म हो चुकी थी। वैसे भी हर लड़की की जिंदगी में ऐसे लोग आते जाते हैं जो उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्यार तो वो अपने पति से ही करती है और फिर वही उसकी दुनिया बन जाता है। नीलम भी अक्सर मुझसे कहती थी, सिमरन, तुम सच में बहुत किस्मत वाली हो। तुम्हें बहुत अच्छा लड़का मिला है। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती, क्योंकि मुझे भी यही लगता था। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। मेरी खुशियों को पहला बड़ा झटका उस समय लगा जब मेरे पापा इस दुनिया से चले गए। उनकी तबीयत पहले से ही खराब रहने लगी थी। डॉक्टर बार बार सावधानी बरतने को कहते थे, लेकिन एक दिन अचानक उन्हें तेज हार्ट अटैक आया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। मैं अस्पताल के सफेद गलियारे में खड़ी थी। मेरी नजरें लगातार दरवाजे की तरफ लगी हुई थीं। दिल भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि पापा ठीक हो जाएं। लेकिन कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया और उसने वो खबर सुना दी जिसने मेरी दुनिया हिला दी। मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। मैं वहीं बैठ गई। मेरे कानों में आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मुझे सिर्फ इतना महसूस हो रहा था कि मेरी जिंदगी का सबसे मजबूत सहारा मुझसे छिन गया है। सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि वो अपने नाती या नातिन का चेहरा भी नहीं देख पाए। पापा के जाने के बाद मुझे सच में ऐसा महसूस होने लगा जैसे मैं दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। लेकिन फिर मैं खुद को यही समझाती कि मेरा पति मेरे साथ है, राज मेरा सहारा है। जैसे पापा मेरा ख्याल रखते थे, वैसे ही राज भी हमेशा मेरा ख्याल रखेगा। इसी उम्मीद के साथ मैंने खुद को संभाल लिया। फिर समय गुजरता गया और मेरा बेटा वंश इस दुनिया में आ गया। जब पहली बार मैंने उसे अपनी गोद में लिया तो मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। वो बहुत प्यारा था। उसकी नन्ही नन्ही उंगलियां और मासूम चेहरा देखकर मेरी सारी थकान खत्म हो जाती थी। मैं अपना ज्यादातर समय उसी के साथ बिताने लगी। लेकिन उन्हीं दिनों मुझे राज के व्यवहार में अजीब बदलाव महसूस होने लगा। पहले वो हर समय मेरे आसपास रहता था, अब वो घंटों गायब रहने लगा। पहले वो मेरी तबीयत पूछता था, अब कभी कभी 2 दिन गुजर जाते और उसे ये पूछने की भी फुर्सत नहीं होती कि मैं कैसी हूँ। शुरुआत में मैंने खुद को समझाया कि शायद काम का दबाव होगा। फिर सोचा कि शायद बच्चे के आने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सा डर पैदा होने लगा था।
एक दिन मैं कमरे में बैठी थी कि अचानक मेरी नज़र उसके मोबाइल पर पड़ गई। उस समय वो बाथरूम में गया हुआ था। फ़ोन की स्क्रीन जली और एक मैसेज आया। मैंने अनजाने में स्क्रीन की तरफ देखा। राज ने किसी को लिखा था, मैं 10 मिनट में रॉयल कैफ़े पहुंच रहा हूँ। ये नाम पढ़ते ही मैं चौंक गई। ये वही कैफ़े था जहां हम अक्सर जाया करते थे। मेरे मन में अचानक शक पैदा हुआ। जब राज तैयार होकर घर से निकला तो मैंने कुछ नहीं कहा। उसके जाने के कुछ मिनट बाद मैंने जल्दी से वंश को घरवालों के पास छोड़ा और खुद रिक्शा लेकर उसके पीछे निकल गई। पूरे रास्ते मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मेरा शक गलत निकले। लेकिन जब मैं रॉयल कैफ़े के अंदर पहुंची तो मेरे कदम वहीं रुक गए। मेरी सांस जैसे थम गई। राज एक मेज पर बैठा हुआ था। उसके सामने एक जवान लड़की बैठी थी। दोनों हंसते हुए बातें कर रहे थे। उनके सामने कॉफी के कप रखे हुए थे। वो नज़ारा देखकर मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा दिल कसकर पकड़ लिया हो। मैं कुछ पल वहीं खड़ी रही, फिर चुपचाप वापस मुड़ गई। राज ने मुझे नहीं देखा था। मैं पूरे रास्ते घर तक रोती हुई आई। रात को जब वो वापस आया तो मैं उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो कमरे में आया मैंने उससे पूछ लिया, वो लड़की कौन थी? वो एक पल के लिए रुका और फिर उसने मुझे गौर से देखा और कहा, तुमने मेरा पीछा किया था? मैंने कहा, हाँ, किया था। उसने कहा, तुमने मेरी जासूसी की? मैंने बिना डरे जवाब दिया, हाँ, की थी। मैं पूरी हिम्मत के साथ उसके सामने खड़ी थी, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने हाथ उठाया और मेरे चेहरे पर जोर से थप्पड़ मार दिया। मैं लड़खड़ा गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। ये वो राज नहीं था जिसे मैं जानती थी। ये कोई और इंसान था। वो गुस्से में बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी जासूसी करती हो? मेरी इजाजत के बिना घर से निकलती हो? मैं सदमे में खड़ी थी। वो लगातार बोलता जा रहा था, मैं आदमी हूँ, मेरे अपने फैसले हैं, तुम्हें जितनी इज्जत दी है उतनी में रहो। मैं रोते हुए बोली, इसका मतलब क्या है? वो ताना मारकर हंसा और बोला, यही तुम्हारी जगह है। उसके शब्द मेरे दिल में तीर की तरह उतरते चले गए। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरी पूरी दुनिया एक ही पल में टूटकर बिखर गई हो। जिस इंसान को मैं अपनी दुनिया समझती थी, उसी ने मेरा दिल तोड़ दिया था। मैं उस रात बहुत देर तक रोती रही। दूसरी तरफ मेरे भाई की शादी के बाद उसका रवैया भी बदल चुका था। पहले वो मेरा बहुत ख्याल रखता था, लेकिन अब महीनों तक फ़ोन नहीं करता था। ना मेरी तबीयत पूछता और ना ही मेरी ज़रूरतों का ध्यान रखता था। मुझे लगने लगा था कि वो अपनी पत्नी की बातों में आकर मुझसे दूर हो गया है। उस रात मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरी जिंदगी के सारे सहारे एक एक करके मुझसे छिन गए हों। कमरे में गहरी खामोशी थी। मेरी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। मैंने अपने छोटे से बेटे वंश को गोद में उठाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। वो मासूम मेरी बाहों में आराम से सो रहा था और मैं उसे कसकर पकड़े बैठी रो रही थी, क्योंकि उस वक्त पूरी दुनिया में वही मेरा एकमात्र सहारा था। इसके बाद तो जैसे राज को किसी बात का डर ही नहीं रहा। पहले वो अपनी हरकतें छिपाने की कोशिश करता था, लेकिन अब खुलेआम मेरे साथ बदतमीजी करने लगा था। हर छोटी बात पर झगड़ा करना उसकी आदत बन गई थी। कभी खाने में कमी निकाल देता तो कभी घर के किसी काम को लेकर चिल्लाने लगता। मैं जितना चुप रहने की कोशिश करती, वो इतना ही मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता। सबसे ज़्यादा दुख मुझे इस बात का होता था कि वो मेरी कोई इज्जत नहीं करता था। मैं रात रात भर जाग कर यही सोचती रहती थी कि आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई थी। जिस इंसान को मैंने अपनी पूरी दुनिया समझा था, वही हर दिन मेरा दिल तोड़ रहा था। मैं ये सोच सोचकर परेशान रहती थी कि मेरा पति मेरे साथ ईमानदार नहीं है। एक दिन नीलम मुझसे मिलने घर आई। मैं पहले से ही बहुत परेशान थी। उसने मुझे देखा तो तुरंत समझ गई कि मैं किसी बड़ी परेशानी में हूँ। वो मेरे पास बैठ गई और मेरा हाथ पकड़कर बोली, क्या बात है, तू इतनी उदास क्यों लग रही है? उस दिन पता नहीं क्यों मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने उसे शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ बता दिया। राज की बेवफाई, उसके बदले हुए व्यवहार, दूसरी औरतों से उसकी मुलाकातें, उसकी बदतमीजी, सब कुछ। नीलम चुपचाप मेरी बातें सुनती रही। कई बार उसने बीच में रोककर पूछा, क्या सच में ऐसा हुआ था? उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। जब मैं बोलते बोलते चुप हो गई तो वो कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, यार, एक बात है जो हमने कभी सोची ही नहीं। मैंने थकी हुई आवाज़ में पूछा, कौन सी बात? वो बोली, शायद तुझसे शादी करने के मामले में गलती हो गई। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी।
और पूछा, क्या मतलब? वो बोली, देख, तेरे लिए उदय का रिश्ता भी आया था और राज का भी। तूने राज को क्यों चुना था? मैंने तुरंत जवाब दिया, क्योंकि वो अच्छा इंसान लगा था। उसी ने तो आकर बताया था कि उदय मेरे बारे में गलत बातें कर रहा था। नीलम ने गहरी सांस ली और बोली, अगर मैं तेरी जगह होती तो शायद मैं भी यही फैसला करती। लेकिन एक बात सोच। मैं चुपचाप उसकी तरफ देखने लगी। वो बोली, अगर उदय ने तेरे बारे में गलत बातें की थी तो राज भी तो उसके साथ था। अगर राज इतना अच्छा था तो फिर वो शुरुआत में उस सबका हिस्सा बना ही क्यों? मैंने तुरंत कहा, लेकिन बाद में उसने मुझे सब सच बता दिया था। नीलम ने धीरे से कहा, शायद इसलिए ताकि वो तुझे इम्प्रेस कर सके। उसकी ये बात मेरे दिल में सीधे उतर गई। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। पहली बार मैंने उस नज़रिए से सोचना शुरू किया। मेरे दिमाग में वो पुराना समय घूमने लगा। कैफे में हुई मुलाकातें, उदय और राज की बातें, और फिर अचानक राज का मेरा मददगार बन जाना। मुझे लगा जैसे मेरे सामने सालों पुरानी तस्वीर अचानक साफ हो गई हो। शायद राज कभी अच्छा इंसान था ही नहीं। शायद वो सिर्फ अच्छा बनने का नाटक कर रहा था। शायद वो भी वही चाहता था जो उदय चाहता था। फर्क सिर्फ इतना था कि एक ने सामने से कोशिश की थी और दूसरे ने अच्छा बनकर। मैं बहुत देर तक चुप बैठी रही। मुझे महसूस हो रहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला कर लिया था। लेकिन अब पछताने से क्या होने वाला था? जो होना था वो हो चुका था। इसके बाद हालात और ख़राब होते गए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार मैंने राज को दूसरी औरतों से बातें करते और उनसे मिलते हुए पकड़ा। कभी किसी बाजार में, कभी किसी रेस्टोरेंट में, तो कभी किसी दूसरी जगह। हर बार मैंने उससे सवाल किया और हर बार उसने मुझे ही गलत साबित करने की कोशिश की। मैं रोती थी, लड़ती थी, उसे समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन कोई फायदा नहीं होता था। धीरे धीरे मैं थकने लगी। मेरे अंदर लड़ने की ताकत खत्म होती जा रही थी। जब दिल बहुत ज़्यादा दुखता तो मैं बस इतना कह देती कि भगवान सब देख रहा है। एक दिन तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा। लेकिन वो हर बार हंस देता और कहता, तुम बस यही कह सकती हो। उसकी हंसी मुझे अंदर तक चोट पहुंचा देती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सुबह का समय था। मैं वंश को गोद में लिए बैठी थी। तभी अचानक एक फ़ोन आया। दूसरी तरफ एक अनजान आदमी था। उसने राज का नाम लिया और बताया कि उसकी गाड़ी का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। मेरे हाथ कांपने लगे। फ़ोन लगभग मेरे हाथ से गिर गया। मैं तुरंत वहां पहुंची, लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था। राज इस दुनिया को छोड़ चुका था। मैं कुछ देर तक उसे देखती रही। मेरे मन में अजीब सी हलचल मची थी। वो इंसान जिसने मुझे बहुत सारे दुख दिए थे, वो इंसान जिससे मैं कभी बहुत प्यार करती थी, अब बिल्कुल शांत पड़ा था, हमेशा के लिए। मैंने कभी नहीं चाहा था कि उसके साथ ऐसा हो। कोई भी पत्नी अपने पति के लिए ऐसी इच्छा नहीं करती, लेकिन जो होना था वो हो चुका था। कुछ दिनों बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। मैं अभी इस सदमे से बाहर भी नहीं निकली थी कि एक और सच्चाई सामने आ गई। मुझे पता चला कि राज ने घर को कर्ज के बदले गिरवी रख दिया था। कई किश्तें भी नहीं भरी गई थीं। सारे कागज बैंक के पास थे और कुछ ही दिनों में बैंक ने घर अपने कब्जे में ले लिया। मैं पूरी तरह टूट गई। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी था वो एक एक करके खत्म होता जा रहा था। पहले पापा चले गए, फिर मेरा सुकून खत्म हुआ, फिर मेरा भरोसा टूटा, फिर मेरा पति चला गया और अब मेरा घर भी मुझसे छिन गया। मेरे पास कुछ नहीं बचा था। ना कोई पक्की जगह थी और ना कोई मजबूत सहारा। मेरे हाथ में सिर्फ मेरा छोटा सा बेटा वंश था। उस समय वंश सिर्फ 9 महीने का था। वो मेरी गोद में खेलता रहता था और दुनिया के किसी भी दुख से अनजान था। आखिरकार मजबूरी में मुझे अपने भाई के घर वापस जाना पड़ा। मैंने अपना थोड़ा बहुत सामान समेटा और वहां पहुंच गई। जब मैं उस घर के दरवाजे पर खड़ी थी तो मेरे मन में अजीब सा डर था। मुझे लग रहा था कि मेरी जिंदगी का एक बड़ा अध्याय खत्म हो चुका है, लेकिन साथ ही ये एहसास भी था कि शायद असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। मैंने वंश को सीने से लगाया और चुपचाप घर के अंदर चली गई। मुझे नहीं पता था कि आने वाले दिन मेरे लिए क्या लेकर आने वाले हैं। पता नहीं लड़कियां ये बात क्यों भूल जाती हैं कि जब माँ बाप इस दुनिया में रहते हैं तो मायका पहले जैसा नहीं रह जाता। घर वही रहता है लेकिन हालात बदल जाते हैं। शायद मैं भी यही बात नहीं समझ पाई थी। जब मैं अपने बेटे वंश को गोद में लेकर भाई के घर आई थी तो मुझे लग रहा था
कि मैं अपने ही घर वापस आई हूँ, लेकिन सच्चाई का एहसास मुझे दूसरे दिन ही हो गया। सुबह का समय था, मैं अपने कमरे में बैठी वंश को सुलाने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक भाई और भाभी की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। उनके कमरे का दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं था। मैंने अनजाने में उनकी बातें सुन ली। भाभी गुस्से में कह रही थी, ये मुसीबत अपना बच्चा लेकर यहाँ आ गई है। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैं चुपचाप बैठी सुनती रही। भाई ने जवाब दिया, यहाँ नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी। एक पल के लिए मुझे लगा शायद भाई मेरा साथ दे रहा है, लेकिन अगले ही शब्दों ने मेरा दिल तोड़ दिया। वो बोला, अब आ ही गई है तो इसका पूरा फायदा उठाओ। भाभी ने हैरानी से पूछा, कैसे? भाई हंसकर बोला, इससे घर के सारे काम करवाओ, नौकरानी को हटा दो, तुम्हारे 15,000 बच जाएंगे। उन पैसों से अपने लिए नए कपड़े खरीद लेना। भाभी की खुशी उसकी आवाज़ से साफ महसूस हो रही थी और मैं दरवाजे के दूसरी तरफ बैठी हैरानी और सदमे में डूबी हुई थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरा अपना भाई था। वही भाई जो कभी मेरे लिए सबसे लड़ जाता था, वही भाई जो बचपन में मुझे रोता हुआ नहीं देख सकता था। उसी दिन से मेरी जिंदगी का एक और मुश्किल दौर शुरू हो गया। भाभी ने घर की नौकरानी को हटा दिया। सुबह सबसे पहले मुझे उठाया जाता, फिर नाश्ता बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, घर की सफाई करना, खाना बनाना और ना जाने कितने काम पूरे दिन काम करते करते निकल जाता। उधर मेरा नन्हा वंश रोता रहता। कई बार मैं काम छोड़कर उसकी तरफ जाने लगती तो भाभी तुरंत डांट देती। वो कहती, बच्चे तो रोते ही रहते हैं, ऐसे ही बड़े होते हैं। मैं बेबस होकर अपने बेटे की तरफ देखती रह जाती। वो मासूम अपने छोटे छोटे हाथ हिलाता और रोता रहता। कभी मैं बर्तन धो रही होती तो कभी कपड़े धो रही होती, कभी फर्श साफ कर रही होती और मेरा बच्चा एक तरफ पड़ा रोता रहता। भाभी इतना भी नहीं करती थी कि अगर मैं काम में लगी हूँ तो कुछ मिनट के लिए उसे गोद में उठा ले। आखिर जब मैं मौका निकालकर उसे सीने से लगाती तो वो जोर जोर से सिसकता हुआ मुझसे चिपक जाता। उस वक्त मेरा दिल टूट जाता। मुझे लगता जैसे मैं ही उसकी गुनहगार हूँ, जैसे मैं उसका हक नहीं दे पा रही। फिर एक और परेशानी शुरू हो गई। उसके खाने पीने की ज़रूरतों का इंतजाम मेरे पास अपनी कोई कमाई नहीं थी। हर चीज़ के लिए भाई या भाभी पर निर्भर रहना पड़ता था। कभी भाभी दूध का डिब्बा ला देती और कभी कह देती कि अभी पैसे नहीं हैं। नतीजा ये होता कि कभी मुझे मजबूरी में दूसरा दूध देना पड़ता और फिर वंश का पेट खराब हो जाता। वो पूरी पूरी रात रोता रहता। मैं उसके पास बैठी रहती, उसके माथे पर हाथ फेरती रहती और चुपचाप आंसू बहाती रहती। मेरी जिंदगी एक अजीब तकलीफ बन चुकी थी। एक तरफ बेटे की चिंता, दूसरी तरफ अपनी मजबूरी। ऐसे समय में मुझे पापा बहुत याद आते थे। मैं अक्सर रात भर जागते हुए उनके बारे में सोचती, अगर पापा जिंदा होते तो क्या मेरी ये हालत होती। वो तो मुझे एक पल के लिए भी परेशान नहीं देख सकते थे। फिर कभी कभी राज भी याद आ जाता। वो जैसा भी था, उसने मेरे साथ जो किया वो अपनी जगह, लेकिन घर में खाने पीने की चीज़ों की कभी कमी नहीं होने दी थी, कपड़ों की कमी नहीं होने दी थी, घर की ज़रूरतें पूरी होती थीं। और अब मेरी हालत ये थी कि मैं छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी दूसरों की मोहताज हो गई थी। पहले पापा चले गए, फिर पति की बेवफाई सामने आ गई, फिर वो भी इस दुनिया से चला गया और अब मैं किसी और के घर में रहकर दूसरों के इशारों पर चलने वाली औरत बन चुकी थी। लेकिन शायद अभी मेरी परीक्षाएं खत्म नहीं हुई थीं। भाभी अक्सर मुझे ताने देती थी। वो कहती, तू चरित्रहीन थी, तभी तो तेरा पति तुझे छोड़ कर गया। फिर कभी कहती, तेरी किस्मत ही खराब है, सारी जिंदगी तेरे पापा ने तुझे सिर पर बिठाकर रखा, अब असली जिंदगी देख। उसके मुंह से जो आता वो बोल देती। मैं चुप रहती, सिर्फ इसलिए कि भाई का घर खराब ना हो, सिर्फ इसलिए कि मेरे पास जाने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं थी। लेकिन उसने मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझ लिया। फिर उसकी बदसलूकी बढ़ती ही चली गई। कभी वो मुझे धक्का दे देती, कभी बाँह पकड़कर झटके देती, कभी घंटों मुझे खाना नहीं देती। मैं भूखी रह जाती, फिर भी काम करती रहती। कई बार ऐसा हुआ कि मैं रात को अपने बेटे को सुलाने के बाद खुद भूख की वजह से सो नहीं सकी, लेकिन किसी को मेरी परवाह नहीं थी। मैं अंदर ही अंदर टूटती रहती। दिल में हजारों सवाल उठते, आखिर मेरा कसूर क्या था? मैंने ऐसा क्या किया था कि जिंदगी मुझे एक के बाद एक सजा दे रही थी? मैं हर रात भगवान से प्रार्थना करती, अपने लिए नहीं, अपने बेटे के लिए। मैं चाहती थी कि वंश को वो जिंदगी ना मिले जो मैं जी रही थी। लेकिन फिर दिल में एक सवाल आता, अब मेरी मदद करने कौन आएगा? मेरा अपना कौन है? पापा नहीं रहे,
पति नहीं रहा, भाई बदल चुका था और बाकी रिश्तेदार सिर्फ तमाशा देख रहे थे। एक दिन कुछ रिश्तेदार घर आए हुए थे। बातों बातों में किसी ने कहा, सिमरन अभी जवान है, इसकी दूसरी शादी कर देनी चाहिए। मैं चुप बैठी रही, लेकिन मेरी भाभी तुरंत बोल उठी, इसकी इश्क की शादी तो मैं कभी नहीं होने दूंगी। सब हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। वो कहने लगी, ये सारी जिंदगी मेरे घर की नौकरानी बनकर रहेगी। उसकी बात सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया और मैं सिर झुकाए बैठी रही। उस पर मुझे महसूस हुआ कि मेरी जिंदगी शायद ऐसी जगह आ पहुंची है जहां अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं बचा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि किस्मत अभी मेरे लिए एक और बड़ा मोड़ लेकर बैठी है। एक दिन हालात यहाँ तक पहुँच गए कि मेरे बेटे का दूध पूरी तरह खत्म हो गया। मैं पहले ही कई दिनों से बहुत संभाल कर दूध इस्तेमाल कर रही थी। भाभी जब कभी एक डिब्बा ला देती तो मैं उसमें पानी मिलाकर वंश को पिलाती ताकि ज़्यादा दिन चल सके। मुझे पता था कि इससे उसकी सेहत पर असर पड़ रहा है, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो दूध सिर्फ उसे थोड़ी देर के लिए शांत कर देता था, वरना भूख उसे फिर रुला देती थी। उस दिन जब मैंने डिब्बा उठाकर देखा तो उसमें जरा सा भी दूध बाकी नहीं था। मेरे दिल में घबराहट भर गई। वंश लगातार रो रहा था। उसका नन्हा सा चेहरा लाल हो गया था। वो बार बार अपने हाथ हिला रहा था और भूख से बेचैन था। मैंने उसे सीने से लगाया, प्यार किया, चुप कराने की कोशिश की, लेकिन भूख तो बहलाने से नहीं मिटती। आखिरकार मैं हिम्मत करके भाभी के पास गई। वो सोफे पर बैठी मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी। मैं धीरे से उसके पास गई और बोला, भाभी मुझे थोड़े पैसे दे दो, मुझे वंश के लिए दूध लेना है। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं और गुस्से में बोली, यहाँ से निकल जा, मैं तेरे बच्चे का दूध पूरा करते करते थक गई हूँ। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, मैं भी तो आपके घर का सारा काम करती हूँ, बदले में आप मुझे एक दूध का डिब्बा भी नहीं दे सकती। मेरी बात सुनते ही वो और गुस्से में आ गई और खड़ी होकर चिल्लाकर बोली, अब तू हमसे हिसाब करेगी, एहसान फरामोश लड़की। हमने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया और तू हमें ही सुना रही है। वो मुझे लगातार बुरा भला कहती रही। मैं चुप खड़ी सुनती रही। मेरे पास जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। अचानक उसने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं संतुलन नहीं बना सकी और एक तरफ गिर गई। मेरे हाथ से वंश भी लगभग छूट गया था। मैंने तुरंत उसे सीने से लगा लिया। वो पहले से ही रो रहा था। अब मेरी भी आंखों से आंसू बहने लगे। ये पहली बार नहीं था। वो अक्सर मुझे घर से निकल जाने की बात करती थी, लेकिन मैं कहाँ जाती। मेरे पास ना घर था, ना पैसे, ना कोई सहारा। मैंने रोते हुए कहा, भाई को उठा दो, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। भाभी ने तुरंत जवाब दिया, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे लिए अपने पति की नींद क्यों खराब करूँ, वो सो रहे हैं। मैं चुप हो गई। शाम का समय हो चुका था। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। वंश मेरी गोद में भूख से रो रहा था और मैं उसका चेहरा देखकर बेबस हो रही थी। उस समय मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है। तभी मेरे दिमाग में नीलम का ख्याल आया। वही मेरी आखिरी उम्मीद थी। मैं जल्दी से अपने कमरे में गई, फ़ोन उठाया। मेरे हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे संदेश लिखा, मेरा बच्चा भूख से रो रहा है, दूध के पैसे नहीं मिल रहे, मुझे दूध खरीदना है, प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मैसेज भेजने के बाद मैंने फ़ोन एक तरफ रख दिया। फिर मैं वंश को गोद में लिए ज़मीन पर बैठ गई। मैं उसे चुप कराने की कोशिश करती रही, लेकिन वो लगातार रो रहा था। आखिरकार मेरी हिम्मत टूट गई और मैं भी रोने लगी। कमरे में केवल दो आवाज़ें थीं, एक मेरे बच्चे के रोने की और दूसरी मेरी सिसकियों की। कुछ समय बाद दरवाजे की घंटी बजी। मैं चौंक गई। फिर घंटी बार बार बजने लगी। बाहर से कई गाड़ियों की आवाज़ें भी आने लगीं, जैसे कई वाहन एक साथ आकर रुके हों। भाभी गुस्से में अपने कमरे से निकली और चिल्लाई, यहाँ कौन मर गया है जो दरवाजा पीट रहे हो। फिर वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैं भी धीरे से उठकर वहीं देखने लगी। भाभी ने दरवाज़ा खोला और अगले ही पल वो दंग रह गई। उसका चेहरा बिल्कुल बदल गया। उसकी आंखें फैल गईं और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। दरवाजे के बाहर 4 लंबे कद के सुरक्षा गार्ड खड़े थे। सभी ने काले रंग की वर्दी पहनी थी। उनके पीछे एक बड़ी चमकदार कार खड़ी थी। एक गार्ड ने रिस्पेक्ट से पूछा, सिमरन मैडम कहाँ हैं? हम उन्हें लेने आए हैं। भाभी कुछ भी नहीं बोल सकी। मैं पीछे वंश को गोद में लिए खड़ी थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी कार का दरवाज़ा खुला और एक व्यक्ति बाहर निकला। उसे देखकर मैं भी दंग रह गई। वो उदय था। वक्त गुजर गया था, लेकिन वो आज भी तकरीबन वैसा ही लग रहा था।
जैसा बरसों पहले कैफे में नजर आया था। उसकी शख्सियत पहले से ज्यादा बेहतरीन महसूस हो रही थी। वो सीधा मेरी तरफ बढ़ा। उसके हाथ में दूध का एक बड़ा डिब्बा था, साथ में फीडर और पानी की बोतल भी थी। वो मेरे करीब आया और बिना वक्त लगाए वो चीजें मेरी तरफ बढ़ा दी। फिर उसने बहुत ही नरम लहजे में कहा, मेरे साथ चलो। मैं हैरानी से उसे देखती रह गई। मेरे होंठ खुल तो गए थे, लेकिन मैं मुश्किल से बोल पाई, तुम तुम यहाँ कैसे आ गए? उदय ने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा, फिर हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। वो बोला, तुमने मुझे मैसेज नहीं किया था? मैं फौरन चौंक गई। मैंने जल्दी से अपना फोन निकाला, मैसेज खोले और अगले ही पल मेरी आंखें हैरानी से फैल गईं। मैंने वाकई नीलम को मैसेज नहीं किया था। वो मैसेज उदय के नंबर पर चला गया था। मेरी सांसें जैसे रुक गईं। मैं कुछ बोल नहीं सकी। उदय मेरी तरफ देखकर बोला, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मैं कब से तुम्हारे एक इशारे का इंतजार कर रहा था। कब से उस दिन का इंतजार कर रहा था जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। तुमने सिर्फ एक मैसेज भेजा और मैं फौरन आ गया। फिर उसने वंश की तरफ देखा, जो लगातार रो रहा था। उसकी आवाज में दर्द आ गया। वो बोला, मैं अब तुम्हें यहाँ और बेइज्जत नहीं होने दूंगा। मेरे साथ चलो। इतने में शोर सुनकर मेरा भाई भी कमरे से बाहर आ गया। उसके बाल बिखरे हुए थे। शायद वो अभी अभी नींद से उठा था। वो दरवाजे पर आकर रुक गया। सामने का मंजर देखकर वो भी हैरान रह गया। इससे पहले कि कोई कुछ बोलता, मेरी भाभी चीख कर बोली, अच्छा, तो यार को घर तक बुला लिया है? ये तुझे लेने आ गया है? हे भगवान! उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उदय का चेहरा सख्त हो गया। वो एक कदम आगे बढ़ा और बोला, अपनी जुबान बंद रखो। खबरदार अगर किसी ने भी सिमरन के बारे में एक लफ्ज भी कहा। उसकी आवाज में ऐसा रौब था कि कुछ पल के लिए सब खामोश हो गए। मेरे भाई ने फौरन अपनी बीवी के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोला, चुप हो जाओ, इसके साथ बदतमीजी मत करो। फिर वो उदय की तरफ देखकर बोला, ये कोई आम आदमी नहीं है। उसके लहजे में अजीब सा डर था, जैसे कि वो उदय को अच्छे से जानता हो। लेकिन मैं उस वक्त किसी की बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। मेरा सारा ध्यान अपने बेटे पर था, जो भूख से लगातार रो रहा था। उदय ने फिर मेरी तरफ देखा और बोला, चलो। मैं कुछ पल खामोश रही, फिर मैंने अपने आसपास देखा। वही घर जहां मुझे हर दिन अपमान मिला था, वही लोग जिन्होंने मेरे बच्चे के लिए दूध का एक डिब्बा भी जरूरी नहीं समझा था, वही माहौल जहां मेरी इज्जत को हर दिन ठेस पहुंचती थी। मुझे लगा जैसे मेरे सामने एक दरवाजा बंद हो रहा है और दूसरा खुल रहा है। मैंने वंश को मजबूती से सीने से लगाया और खामोशी से उदय के साथ चल पड़ी। पीछे भाभी कुछ बोलती रही, लेकिन अब मैंने मुड़कर नहीं देखा। उदय ने मेरे लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। मैं अंदर बैठ गई। गाड़ी के अंदर ठंडी हवा चल रही थी। कई महीनों बाद मुझे सुकून का एक पल मिला। गार्ड्स दूसरी गाड़ी में बैठ गए और काफिला चल पड़ा। गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी। मैंने फौरन दूध का डिब्बा खोला। मेरे हाथ अभी भी कांप रहे थे। मैंने फीडर में दूध तैयार किया, फिर वंश को पिलाया। जैसे ही दूध उसके मुंह में गया, वो शांत हो गया। उसका रोना बंद हो गया। वो सुकून से दूध पीने लगा। मैं उसे देखती रही और मेरी आंखों से आंसू बहते रहे। आज पहली बार मुझे एहसास हुआ कि एक माँ के लिए अपने बच्चे को पेट भरा देखना कितनी बड़ी खुशी है। कुछ मिनट बाद वंश की आंखें बंद होने लगीं। वो दूध पीते पीते सो गया। मैंने उसके माथे को चूमा और सिर खिड़की पर टिका दिया। उदय मेरे बराबर वाली सीट पर बैठा था, लेकिन पूरे रास्ते उसने कोई बात नहीं की। ना कोई सवाल किया, ना कोई शिकायत, ना अतीत का जिक्र। बस खामोशी से आगे देखता रहा, और यही खामोशी मुझे अच्छी लग रही थी। लगभग 1 घंटे बाद गाड़ी एक बड़े गेट के सामने रुकी। गार्ड ने गेट खोला और गाड़ी अंदर चली गई। मैं हैरानी से बाहर देखने लगी। सामने बहुत बड़ा घर था। घर कम, और वो तो महल जैसा लग रहा था। चारों तरफ सुंदर लॉन थे। पेड़ों पर लाइटें लगी हुई थीं। फव्वारे चल रहे थे। मैं जिंदगी में पहली बार ऐसी जगह आई थी। गाड़ी रुकी तो उदय ने दरवाज़ा खोला। मैं बाहर उतरी, फिर उसने एक नौकरानी को बुलाया। नौकरानी जल्दी से आई। उदय ने कहा, मैडम, जो भी कहें उनकी हर बात मानना। इन्हें जो चाहिए तुरंत देना और खाने का इंतजाम करना। नौकरानी ने सिर हिला दिया। फिर वो मेरा सामान उठाने लगी। मुझे लग रहा था जैसे मैं सपना देख रही हूँ। कुछ घंटे पहले मेरा बच्चा भूख से रो रहा था, और अब सब कुछ मौजूद था। मुझे एक सुंदर कमरा दिया गया। मैं अंदर गई तो नरम बिस्तर देखकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने वंश को बिस्तर पर सुला दिया। फिर कई महीनों बाद आराम से नहाई, साफ कपड़े पहने, आईने में खुद को देखा तो अपनी हालत पर हैरान रह गई।
मैं कितनी थकी हुई और टूटी हुई लग रही थी। थोड़ी देर बाद खाना आया। मैंने आराम से बैठकर खाना खाया। मेरे बेटे को भी नौकरानी ने संभाल लिया था। पहली बार मुझे कुछ पल की फिक्र से राहत मिली। खाना खाने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गई। मेरा शरीर जैसे बरसों से आराम चाहता था। आंखें बंद होते ही लगा जैसे सारी थकान बाहर निकल रही है। मेरा बेटा पेट भरकर सो रहा था। कमरे में खामोशी थी और शायद बहुत समय बाद मेरी जिंदगी में भी सुकून लौट आया था। मुझे पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। एक गहरी नींद जो मैंने सालों से नहीं ली थी। जब आँख खुली तो कुछ पल समझ नहीं आया मैं कहाँ हूँ। कमरे में शांति थी, न चीखे, न ताने, न भूख, से रोने की आवाज़। मैं धीरे से उठी और पहले बेंच की तरफ देखा। वह आराम से सो रहा था। उसके चेहरे पर सुकून था, वही सुकून जिसे देखने के लिए मैं महीनों से तरस रही थी। मैं कमरे से बाहर आई तो वही नौकरानी खड़ी थी। मैंने उससे पूछा, उदय के घर में और कौन रहता है? उसने बड़े ही आदर से कहा, जी, छोटे मालिक अकेले ही रहते हैं। पहले उनके पिता थे लेकिन वह 2 साल पहले इस दुनिया से चले गए। मैं चुप हो गई। शायद इसीलिए उस बड़े से घर में इतनी गहरी खामोशी थी। कुछ देर बाद मेरी और उदय की ठीक से बात हुई। हम दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे। कमरे में सिर्फ हम दोनों थे। पहली बार मुझे मौका मिला कि मैं उसे अपनी पूरी कहानी बता सकूं। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। पापा की मौत, राज की बेवफाई, मेरे दुख, मेरे बेटे वंश की तकलीफ, भाई और भाभी का रवैया। मैं बोलती गई और वो चुपचाप सुनता रहा। उसने एक बार भी मेरी बात नहीं काटी। जब मैं चुप हुई तो मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा था, लेकिन तुमने मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया है। उदय हल्का सा मुस्कुराया पर बोला, मैं और क्या कर सकता था? मैंने कहा, बस अगर कोई ऐसा इंतजाम हो जाए कि मैं अपने और अपने बेटे का पेट पाल सकूं तो मेरे लिए काफ़ी है। उदय ने कुछ पल मेरी तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, सिर्फ अपना और अपने बेटे का ही ख्याल है, मेरा कोई ख्याल नहीं। मैं हैरान रह गई। मैंने पूछा, इसका क्या मतलब है? वो सीधा बोला, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? उसकी बात सुनकर मैं एकदम चुप रह गई। मेरे मन में एक साथ कई बातें आने लगीं। मैंने तुरंत कहा, तुम अभी तक कुंवारे हो और मैं पहले शादीशुदा रह चुकी हूँ। मैं एक बच्चे की माँ हूँ, फिर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? उदय ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और आज तक किसी और से शादी नहीं की। शायद मैं जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं पाया था, लेकिन भगवान का शुक्र है कि तुम मुझे दोबारा मिल गई। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि शायद बरसों बाद किसी की सच्ची मोहब्बत और अपनापन महसूस होने के थे। उदय ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरे साथ रहना है तो अब रोना नहीं है। मैं हंस भी पड़ी और रो भी पड़ी। उसके बाद कुछ ही समय में हमारी शादी हो गई और मेरी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो गया। सच कहूँ तो उदय ऐसा पति साबित हुआ कि मैं आज भी उसकी तारीफ करते हुए नहीं थकती। उसने कभी मेरी पुरानी जिंदगी का ताना नहीं दिया, कभी राज का जिक्र नहीं छेड़ा, कभी मुझे एहसास नहीं होने दिया कि मैं पहले शादीशुदा थी, बल्कि उसने मुझे हमेशा सम्मान दिया और सबसे बड़ी बात, उसने वंश को अपने बेटे की तरह अपना लिया। कुछ ही दिनों बाद वंश ने खुद उसे पापा कहना शुरू कर दिया और उदय की खुशी देखने लायक होती थी। वो उसे गोद में उठाता, उसके साथ खेलता, उसके लिए खिलौने लाता और उसकी हर जरूरत पूरी करता। घर में काम करने वाले लोग मौजूद थे। वंश की देखभाल के लिए भी अलग लोग थे। घर के कामों की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर नहीं थी। पहली बार मैंने जिंदगी को सुकून के साथ जीना शुरू किया। मैं और उदय अक्सर बाहर जाते, कभी किसी अच्छे होटल में खाना खाते, कभी लंबी ड्राइव पर निकल जाते, कभी किसी घूमने की जगह चले जाते और कभी शाम की चाय साथ पीते और कभी घंटों बैठकर सिर्फ बातें करते रहते। मुझे ऐसा लगता था जैसे बरसों बाद जिंदगी ने मुझे फिर से मुस्कुराने का मौका दिया हो। एक दिन हम दोनों इसी तरह बाहर निकले हुए थे। सड़क पर हमेशा की तरह ट्रैफिक चल रहा था। मैं गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रही थी। अचानक मेरी नज़र एक मोटरसाइकिल पर पड़ी। मैं चौंक गई। वो मेरा भाई और मेरी भाभी थे। मैंने दोबारा ध्यान से देखा। सच में वही थे। मैं हैरान रह गई, क्योंकि कभी उनके पास अच्छी गाड़ी हुआ करती थी, लेकिन आज वे एक पुरानी मोटरसाइकिल पर सफ़र कर रहे थे। उनके कपड़े भी पहले जैसे नहीं लग रहे थे। मैंने उदय से पूछा तो मुझे पता चला कि भाई ने किसी कारोबार के लिए कर्ज लिया था, लेकिन कारोबार बुरी तरह से असफल हो गया। कर्ज बढ़ता चला गया, घर बिक गया, गाड़ी भी बेचनी पड़ गई और अब वे एक छोटे से किराए के मकान में रह रहे थे। मैं चुप हो गई। गाड़ी जब उनके पास से गुजरी तो उन्होंने भी मुझे देख लिया। भाई की नज़रें मुझसे मिली और फिर तुरंत झुक गईं। भाभी ने भी मुझे देखा।
आज पहली बार उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। वही औरत जो कभी मुझे ताने देती थी, वही औरत जो मुझे अपने घर की नौकरानी बनाना चाहती थी, आज बिल्कुल चुप थी। मैं चाहती तो बहुत कुछ कह सकती थी। मैं उनके व्यवहार का हिसाब मांग सकती थी, उनके हर गलत काम का जवाब दे सकती थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। ना कोई ताना दिया, ना कोई शिकायत की और ना ही कुछ बुरा कहा। मैंने सिर्फ एक नज़र उन्हें देखा और फिर अपनी नज़रें हटा ली, क्योंकि ज़िंदगी ने मुझे ये सिखा दिया था कि कई बार खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। उदय ने मेरा हाथ थाम लिया और हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गए। आज मेरी ज़िंदगी में सुकून है। मेरे पास एक अच्छा पति है, एक प्यारा बेटा है, सम्मान है, अपनापन है और सबसे बढ़कर मन की शांति है। अगर अपनी ज़िंदगी से मैं एक बात सीख पाई हूँ तो वो यही कि कभी-कभी इंसान लोगों को पहचानने में गलती कर देता है। वो हम हमेशा अच्छे और बुरे की सही पहचान नहीं कर पाते, लेकिन अगर नीयत साफ हो और इंसान हिम्मत ना हारे तो भगवान बेहतर रास्ता ज़रूर दिखाता है। मैं आज भी अपने बीते हुए दिनों को याद करती हूँ तो आंखें भर आती हैं, लेकिन फिर अपनी आज की ज़िंदगी को देखती हूँ तो मन से भगवान का धन्यवाद अदा करती हूँ। तो दोस्तों, आप किस शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाइप दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मुझे सुपर थैंक्स देकर अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियाँ लाती रहूं। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है और इसका किसी भी व्यक्ति, जीवित या फिर मृत या किसी वास्तविक घटना से कोई भी संबंध नहीं है। यदि किसी से समानता दिखाई दे तो वो मात्र संयोग है। धन्यवाद।